आर्ट एंड कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम आर्ट एंड कल्चर का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज़ एंशिएंट इंडिया। इसके तहत जो हमने लास्ट फेज़ कंप्लीट किया है, सिमरन इस चेयर पे आना जरा। जो हमने लास्ट फेज़ कंप्लीट किया है वो वैदिक कल्चर का फेज़ था। आप मुझे बता सकते हैं कि वैदिक कल्चर के लास्ट पीरियड के दौरान, मतलब लेटर वैदिक पीरियड का जो वो समय है जो महाजनपद को अप्रोच कर रहा है, किस तरह के परिवर्तन आने शुरू हो गए थे? बता सकते हैं वन बाय वन? हाँ जी, सहर जल्दी बताइए। ये तो वैसे ऋग वैदिक से लेटर वैदिक पीरियड के दौरान हो चुका था। हम लेटर वैदिक पीरियड के भी लास्ट समय को अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि 700-600 BC का समय, जब अब आरंभ होगा महाजनपद के पीरियड का, जो कि 600 BC ऑनवर्ड 325 BC तक चलता है। इस दौरान क्या बड़े परिवर्तन आ रहे थे जिसकी वजह से हमने इस समय को महाजनपद समय माना, वैदिक समय नहीं माना। एक तो सबसे बड़ा परिवर्तन ये आ रहा था कि जो रिचुअल्स हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत एलेबोरेटेड हो चुके थे। ओके, तो रिचुअल्स की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी एंड बहुत ही एलेबोरेटेड कॉस्टली अफेयर हो चुके थे। ये करेक्ट है बात? इसकी वजह से हो ये रहा था कि इन्हीं रिचुअल्स, यानी कि यज्ञ, इन्हीं यज्ञ से जुड़े रिचुअल्स की वजह से जो एक रूलर है वो लेजिटिमेट हो रहा था। यज्ञ मंत्रों के ही तहत हुआ करते थे और मंत्रों पर एक्सक्लूसिव कंट्रोल ब्राह्मणों का था। और वह ब्राह्मणा इस समय में, अब इस महाजनपद काल का आरंभ जब होगा, इस समय तक आते आते कुछ ट्रेड्स धारण कर गए थे। उन ट्रेड्स में ये था कि इतने कॉम्प्लेक्स रिचुअल कराने का जो टेक्निकल मेरिटोरियस ग्राउंड होगा, वो तो हमने पहले लेक्चर में बताया कि कंपटीशन बहुत है और नए चैलेंजेस हैं, नए तरह का सामर्थ्य देखना ज़रूरी है, वो करेक्ट है। लेकिन इन कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स का पर्पज़ ये बना दिया गया कि एक आधार बने मटीरियल वेल्थ को एक्यूमुलेट करने का, यानी कि ब्राह्मण की क्योंकि एक्सक्लूसिव मोनोपोली है वैदिक मंत्रों पर, उन्हीं की मंत्रों के उच्चारण में ही ये यज्ञ हो सकते हैं। यज्ञ करके ही राजा खुद को विधि सम्मत राजा स्थापित कर सकता है, एक लेजिटिमेट रूलर बना सकता है। और ऐसे में यज्ञों का स्तर बढ़ गया है, एलेबोरेटेड हो गया है, प्रैक्टिसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं और इसके तहत मटीरियल वेल्थ अब ज़्यादा जुटाई जा सकती है ब्राह्मण के द्वारा। तो ब्राह्मण अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में चल रहा है। ब्राह्मण के इन्हीं वेस्टेड इंटरेस्ट ने महिला के स्थान को पीछे कर दिया। ब्राह्मण के इन्हीं वेस्टेड इंटरेस्ट ने बहुत सारे वर्गों से रिलीजियस प्रैक्टिसेस और उसके अंदर आने वाली रिचुअल प्रैक्टिसेस छीन ली, क्योंकि रिचुअल्स कराने के योग्य ही नहीं है, आपके पास धन नहीं है, तो फिर आप उस रिलीजन के फोल्ड में वो पोजीशन भी एक्वायर नहीं कर सकते हैं जो उसको मिल रही है जो रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा आपको आशीर्वाद फिर नहीं मिलेगा, तो सोसाइटी में फिर वो आपकी पोजीशन नहीं रहेगी। तो ब्राह्मण सुपीरियर हो रहा है एक तरफ, ब्राह्मण के वेस्टेड इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। ये दूसरी चीज़, रिचुअल्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते चले जा रहे हैं, बहुत से लोगों की रीच के बाहर जाते चले जा रहे हैं। इसके तहत ब्राह्मणों के विरुद्ध एक आवाज़ भी उठेगी। ब्राह्मण ओवरऑल यहाँ पर करप्ट होता नज़र आ रहा है। देखिए, इस समय में वैदिक पीरियड के दौरान आप इसे वैदिक कल्चर कह के पुकारिए, अगर आप रिलीजन के तहत इसे डिनोट करना चाहते हैं तो आप इसे ब्राह्मणिज्म कह सकते हैं। आगे आने वाले समय में इसी को हिंदुइज्म कह के पुकारा जाएगा, तो आप इसे ब्राह्मणिज्म भी कह के पुकार सकते हैं। करप्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पर ऑब्ज़र्व होनी शुरू हो चुकी हैं और ये सब चीज़ों का कारण यह भी बना कि क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि आयरन का एडवेंट हो गया था और उसकी मदद से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बहुत ही डेवलप्ड स्केल पर हुई, सरप्लस प्रोडक्शन होने लगी। इसकी वजह से नई सेना रख सकते हैं आप, लार्ज नंबर ऑफ आर्मी मैन, आप स्टैंडिंग आर्मी रख सकते हैं, परमानेंट आर्मी। ऐसा नहीं है कि आपके कबीले के साथ जो लोग चल रहे हैं आप उन्हें ही एक लड़ाका के रूप में यूज़ करें, या आप मर्सनरीज हायर करें, या आप पीजेंट्स को ही पीजेंट वॉरियर बना के यूज़ करें युद्ध के समय में, मतलब किसान को ही युद्ध के समय में योद्धा बना के इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि आप किराए पर लोगों को मर्सनरीज के रूप में रिक्रूट करें। ऐसा भी नहीं है कि आप अपने कबीले के ही लोगों को युद्ध करने को करें। आप एक ट्रेंड पर्टिकुलर प्रोफेशनल सेगमेंट को एक स्टैंडिंग आर्मी के तौर पर स्थायी सेना के रूप में स्थापित कर सकते हैं। ये महाजनपद पीरियड का लक्षण बनेगा।
ऐसे में आपको उसे राउंड द क्लॉक फीड करना है, उसके लिए आपको कैंपस बनाने हैं, उसे ठहराना है, कॉन्टिजेंट्स मैनेज करनी है, इसके लिए आपको खर्चा लगेगा। वो तभी हो सकता है जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत बढ़ चुकी है। तो एक तरफ जहाँ आयरन ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सरप्लस में लाने का काम किया, वहीं उसने एक इनर्मस वेल्थ के रूप में भी काम किया, जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी आर्मी को सपोर्ट कर पाए। दूसरी तरफ जब एग्रीकल्चर सरप्लस हो रहा है तो काफ़ी लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी से फ्री हो गए, क्योंकि अब उन्हें अपने पेट भरने के लिए खुद उगाने की ज़रूरत नहीं, 10 लोग मिल करके 20 लोग के लिए उगा रहे हैं, वो 10 लोग एक्स्ट्रा फ्री हुए हैं, उनको आप एज आ आर्मी मैन यूज़ कर सकते हैं। यही कारण है कि वो जो लोग फ्री हुए हैं एग्रीकल्चर से, प्राइमरी एक्टिविटीज़, वो सेकेंडरी एक्टिविटी में जा सकते हैं, तो वो आर्टिजनल वर्क कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ आर्टिजन्स जब बढ़ रहे हैं तो नई तरह के आर्ट वर्क भी बढ़ रहे हैं। तो कारपेंट्री की बात कर लें, आयरन स्मिथ की बात कर लें, गोल्ड स्मिथ की बात कर लें, मेटल सेक्टर की बात कर लें, तो नई तरह से रथ बन रहे हैं, नई तरह से वेपन, शस्त्र बन रहे हैं, अस्त्र बन रहे हैं। ये भी युद्धों में आपकी बहुत बड़े स्तर पर सहायता कर रहे हैं। इन्हीं सब पैसों की मदद से जंगलों की कटाई हो रही, लकड़ी आपको उपलब्ध हो रही है, नए नए औजार आपके पास थे, नए नए वेपन आपके पास थे, वेपनों से आपने युद्ध किया तो ज़मीनें एक्वायर की दूसरे योद्धाओं से, दूसरे किंग से, और उन्हीं औजारों की मदद से आपने लकड़ियों को काटा और उनसे आपने बड़े बड़े हॉल बनाए, क्योंकि वुडन पिलर्स के बेसिस पर आप बड़े हॉल बना सकते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर सकते हैं, तो बड़े बड़े दुर्ग बनाए जा सकते हैं, फोर्ट। तो बहुत बड़े बड़े दुर्ग बने हैं इस समय में, ये भी इस समय की निशानी है। तो दुर्ग बन रहे हैं, जंगल साफ़ हो रहे हैं, दुर्गों को सुरक्षा दी जा रही है, सेनाएं रखी जा रही हैं, मटेरियल वेल्थ डेवलप हो रही है, शहरों का निर्माण हो रहा है, शहरों की प्लानिंग भी हो रही है, नए नए आर्टिजनल ग्रुप पैदा हो रहे हैं, जनसंख्या में वृद्धि हो रही क्योंकि खाने को भोजन पर्याप्त मिल रहा है, और राजा के पास अब इस समय में कोष बढ़ता जा रहा है, ट्रेजरी बढ़ती चली जा रही है। तो टेरिटोरियल स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आ गए, टैक्सेशन सिस्टम एग्जिस्टेंस में आ गया, मनी इकोनॉमी एग्जिस्टेंस में आ गई। इन सब चीज़ों से बड़े परिवर्तन है, ये महाजनपद का दौर है। इसी महाजनपद के दौर की फिर अपनी कुछ आवश्यकताएं भी हैं। जब यज्ञ पद्धति इस तरह से बड़े वर्ग को पूजा के विधि विधानों से वंचित करती है, जब यज्ञ पद्धति एक ही वर्ग को समर्थन दे रही है, दैट इज़ ब्राह्मण, जब ब्राह्मण ही सुपीरियर हो रहा है मॉनिटरी वाइज भी, और उसे कहा था कि आपको वेल्थ से डिटैच रहना है, आपको वेल्थ एक्मुलेट नहीं करनी, और वर्ण व्यवस्था में सामाजिक रूप में भी ब्राह्मण को सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। फिर दूसरी तरफ वही ब्राह्मण पैसे भी अधिक कमा रहा है, इकोनॉमिकली भी वही सुपीरियर हो रहा है, और यज्ञों के बिना राजा लेजिटिमेट नहीं हो रहा है, तो क्षत्रिय जो है वो खुद को डोमिनेटेड पा रहा है ब्राह्मणों के हाथों। तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं, लोगों का मोह भंग होता है इन वैदिक नॉलेज से, उन वैदिक मंत्रों से, उन रीति रिवाजों से, उन रिचुअल से, उन ब्राह्मणों से लोगों का मोह भंग होता है उस समय की धर्म की व्यवस्था से। तो ये मोह भंग होना, और दूसरी तरफ जो क्षत्रिय हैं वो भी अपनी पोजीशन सोसाइटी में असर्ट करना चाहते हैं, तो वो भी ब्राह्मणों से अधिक आगे बढ़ना चाहते हैं, वो खुद को समाज में ब्राह्मणों से अधिक प्रतिष्ठित स्थापित करना चाहते हैं। तो यह क्षत्रियों की अपनी इच्छाएं हैं। ऐसे बहुत से कारण इस समय में बनेंगे जिसकी वजह से कुछ बदलाव आएंगे, और ये बदलाव सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स का आधार बनेंगे, और यही रिफॉर्म्स हैं जिनको लेके आने वाले दो सेक्ट होंगे या दो धर्म होंगे, जिन्हें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म कहते हैं। 600 से लेकर के 600 BC से लेकर के 200 BC का ये पीरियड अमूमन हम देश भर में पॉलिटिकल और कल्चरल यूनिटी के नाम पर जानते हैं। देश पॉलिटिकली भी यहाँ पर आपको यूनिफाइड होता नज़र आएगा, क्योंकि बड़े बड़े महाजनपद खड़े होंगे। एक समय ऐसा भी आएगा जब आप 322 BC ऑनवर्ड्स मौर्यों का साम्राज्य देखेंगे, जो एक छत्र राज्य होगा जिसके अधीन समस्त भारत और भारत के साथ लगते हुए कुछ और क्षेत्र, जिन्हें आज आप सब कॉन्टिनेंट के रूप में जानते हैं, सब कॉन्टिनेंट के कुछ हिस्से भारत का हिस्सा बन जाएंगे। अशोक के समय में यह साम्राज्य बहुत विस्तार होगा। तो जहाँ एक तरफ 600 पीरियड ऑनवर्ड छोटी छोटी किंग, छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ बड़े कंसोलिडेटेड टेरिटोरियल स्टेट्स में बदलेंगे, महाजनपद बनेंगे 16, वहीं इन्हीं सभी महाजनपदों पर आधिपत्य स्थापित होगा मौर्यों का, और मगध एक साम्राज्य बनेगा। तो जनों से जनपद, जनपदों से महाजनपद, महाजनपदों से साम्राज्य की एक यात्रा है जो लगभग आरंभ हुई थी
1300 1400 BC ऑनवर्ड्स और कंसंट्रेट होगी 300 BC के अराउंड आकर के लगभग 1000 से 11 वर्षों के दौरान ये यात्रा तय होगी। इस यात्रा के दौरान 600 BC एक डिसीजिव पीरियड है। ये सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन के नाम पे जाना जाता है। उसका कारण आयरन का एडवेंट है और उसका सही प्रयोग है। और इसी समय में विवेचना होगी, विचार होंगे कि सही मायने में धर्म क्या है, सही मायने में ब्रह्मांड क्या है, प्रकृति क्या होती है, राजन के क्या दायित्व होते हैं, राजा का अधिकार क्या है, ब्राह्मणों की भूमिका क्या होनी चाहिए, न्याय किसे कहते हैं, समानता का अधिकार क्या होता है, अहिंसा किस स्तर पर हो सकती है, हिंसा कैसे की जा सकती है, हिंसा करने से क्या किसी का लाभ है, व्यापार किस तरह से प्रगति प्राप्त कर सकता है, ये सब विचार महत्वपूर्ण हैं। देखिए ये नेचुरल सी चीज़ है विनीता, आप इस बात को समझेंगी कि जब एग्रीकल्चरल सरप्लस होगा, तो मैंने अभी आपको बताया विनीता कि बहुत से लोग फ्री हो जाएंगे एग्रीकल्चर से, वो आर्टिजनल एक्टिविटी करेंगे। तो आर्टिजनल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, आपने ये इसलिए की कि जो भी प्रोडक्ट आपने डेवलप किए उसे आप किसी ना किसी से एक्सचेंज करेंगे, और प्रोडक्ट का एक्सचेंज होना माने कि मार्केट का एग्जिस्टेंस में आना, माने ट्रेड एंड कमर्स एग्जिस्टेंस में आना। तो ये वो एक दौर है जब आप इस समय ट्रेड एंड कमर्स की ग्रोथ देखेंगी। ये शहरों का लक्षण होता है। आप आर्टिजनल एक्टिविटी देख रही हैं, ये शहरों का लक्षण होता है। बाज़ार डेवलप हो रहे हैं, ये शहरों का लक्षण होता है। तो द्वितीय नगरीकरण होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद। वो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था, ये सेकंड अर्बन फेज़ होगा। लेकिन ट्रेड एंड कमर्स को ही बेटर फैसिलिटेट कराने के लिए, मार्केट बेटर वे में रन हो, बेटर वे में गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हों, उसके लिए ज़रूरत ये है कि आप बार्टर सिस्टम से आगे निकल करके आएँ, यानी कि गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज के बजाय आप आगे बढ़ें। और यही कारण है कि एक नेसेसिटी क्रिएट होगी कि कॉइन्स एग्जिस्टेंस में आए, यानी कि मॉनिटरी इकोनॉमी, मनी इकोनॉमी एग्जिस्टेंस में आए। ये मनी इकोनॉमी एग्जिस्टेंस में आने से ट्रेड एंड कॉमर्स और फ्लरिश होगा। और इस समय में आप पंच मार्क्ड कॉइन्स देखेंगे। तो यहाँ पर आप आर्टिजन्स का समूह देख रहे हैं, यहाँ पर आपको आर्टिजनल गिल्ड नज़र आएंगे। वो ग्रुप्स बना चुके हैं, उनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अपने फंक्शन है और अपना एक स्ट्रक्चर है। तो आर्टिजनल्स के गिल्ड हैं। इसी ट्रेडिंग एंड कमर्शियल क्लासेस के भी अपने गिल्ड नज़र आएंगे। ये स्कूल्स की तरह वर्क कर रहे हैं, आने वाले लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं। ट्रेड एंड कमर्शियल सेक्शन भी और आर्टिजनल गिल्ड भी उन लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, किस तरह से चीज़ों का निर्माण कर रहा है, ये सब सिखा रहे हैं। अब इन सब लक्षणों को अगर हम ध्यान से देखें तो इस शहरों में अच्छा खासा वर्ग आपको व्यापारियों का नज़र आ रहा है, ट्रेडिंग एंड कमर्शियल क्लासेस का नज़र आ रहा है, फार्मर का नज़र आ रहा है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब हमने फार्मर का जिक्र सुना था, जब हमने ये बात सुनी थी कि मर्चेंट्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, हमने सुना था ना बैंकर्स होते हैं, तो हमने इनको किस श्रेणी में रखा था? हमने इन्हें वैश्यों की श्रेणी में रखा था। वैश्य क्लास, शहरों की जब बात आ रही है, आर्थिक रूप में वैश्य मजबूत हो रहे हैं, तो वैश्य इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन्ड हो रहे हैं। ये महाजनपद पीरियड की बात है, जिस समय में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म हो रहे हैं देश में, ये उस समय की बात है। वहीं दूसरी तरफ हमने जब ये बात की थी कि आर्टिजन्स होते हैं अलग अलग तरह के, है ना, हमने इनके बारे में पढ़ा था। सर्वेंट के रूप में काम करते हैं, सर्वर्स भी होते हैं, ये एक तरह से सर्व करते हैं बाकी क्लासेस को। तो जब हम बात कर रहे हैं कि आर्टिजन्स का सेगमेंट ग्रो कर रहा है, तो बात किनकी हो रही है कि शूद्र ग्रो कर रहे हैं। शूद्रों के पास भी एक लेवल पर वेल्थ आ रही है, तो शूद्र भी वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, बड़े स्तर पर वैश्य वेल्थ जनरेट कर रहे हैं। अब ये दोनों सेगमेंट इकोनॉमिकली तो स्ट्रेंथेंड हो रहे हैं, पर इस वर्ण व्यवस्था के तहत समाज में, सोसाइटी में इनकी वो पोजीशन नहीं बन पा रही है। समाज में डोमिनेंस किसका है? दैट इज़ द ब्राह्मणा। क्योंकि वर्ण व्यवस्था में इकोनॉमी है नहीं है उसके पास, कोई बात नहीं, पैसे हैं या है नहीं मैटर नहीं करता, बट वो वर्ण व्यवस्था में सामाजिक रूप में सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, इसलिए पहला तो उसका महत्व ये है। उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये होता है कि इन कॉम्प्लेक्स रिचुअल एक्टिविटीज़ की वजह से, जो को बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंजा में चली गई हैं, बहुत एक्सपेंड कर चुकी हैं, कई तरह का मटेरियल आ चुका है इसमें, इसकी वजह से उसके पास इकोनॉमिक वेल्थ भी आ चुकी है। वो इकोनॉमिकली सुपीरियर हो रहा है, वो सोसाइटी मैनर में सुपीरियर हो रहा है, तो सोशली इकोनॉमिकली वो स्ट्रेंथेंड है सोसाइटी में। ऐसे में अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो राजा है, रूलर, हम टेरिटोरियल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसमें एक रूलर है,
और रूलर देख लें तो हम कहते हैं क्षत्रिय, क्योंकि वही उसी को अधिकार था शासक बनने का। तो ये जो रूलर है इसके रेवेन्यू का मेन सोर्स कौन है? वैश्यास इसके रेवेन्यू का सोर्स हैं, शूद्रास इसके रेवेन्यू का सोर्स हैं। रेवेन्यू ये इनसे प्राप्त कर रहा है। पहली चीज़, इन दोनों की इकोनॉमिक पोजीशन स्ट्रेंथेंड हो गई है, बट इनके पास कोई सोशल पोजीशन नहीं है। ये सोशली लोअर क्लासेस ही माने जाते हैं। इनको एक सोशल पोजीशन भी चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट है इनकी। ये एक्चुअल ट्रेजरी प्रोवाइडर है, रेवेन्यू प्रोवाइडर है टू द क्षत्रिय, टू द रूलर, बट समाज में रूलर की चल नहीं रही, ब्राह्मण की चल रही है। समाज अभी भी धर्म से चलित है, धर्म के कस्टोडियन ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण ही का आधिपत्य वेदों पर है। समाज वेदों की मर्यादा से चल रहा है, वो समाज वैदिक है। महाजनपद आते आते वो प्रभाव अब खत्म करने जरूरी हैं। ऐसे में यह भी चाहता है कि ब्राह्मणों का डोमिनेंस खत्म हो, तो एक रिएक्शन क्षत्रियों का ब्राह्मणों के विरुद्ध आएगा। ब्राह्मणों को क्षत्रिय उस लेवल पर भाएंगे, मतलब क्षत्रियों को ब्राह्मण भाएंगे नहीं। क्षत्रिय अपनी पोजीशन नंबर 1 करना चाहता है, वो पॉलिटिकली नंबर 1 होना चाहता है, वो सोशली नंबर 1 होना चाहता है, वो इकोनॉमिकली नंबर 1 होना चाहता है। इसमें उसको समर्थन मिलेगा वैश्य और शूद्रों का। तो ऐसे में इस समय में आप ये देखेंगे कि कई तरह के सोशल और रिलीजियस फील्ड में रिफॉर्म्स होंगे, और इन रिफॉर्म्स को लीड करने का काम करेगा क्षत्रिय, और इस लीड को सपोर्ट करेंगे, इस क्षत्रिय को सपोर्ट करेंगे लोअर क्लासेस, दैट इज़ वैश्य और शूद्र। तो आप ये देख पाएंगे, चाहे मैं गौतम बुद्ध की बात करूं, चाहे महावीर जैन की, दोनों क्षत्रिय क्लैन से आते हैं। इन्हीं के द्वारा ये रिफॉर्म्स लीड भी किए गए। अगर हम तीर्थंकारों में पहले के तीर्थंकारों की बात करें, जैनिज़्म में कुल 24 तीर्थंकार हुए हैं। अगर मैं पिछले तीर्थंकारों में बात करूं तो उनमें भी आपको अधिकतर क्षत्रिय मिल जाएंगे। ऐसे में क्षत्रियों के द्वारा आरंभ किया गया एक रिफॉर्म, जिसको कि बड़े स्तर पर समर्थन लोअर क्लास का मिलेगा, वैश्य और शूद्रों को मिलेगा। ये एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म की फॉर्म में एग्जिस्टेंस में आएगा, और असल में एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। इस कंसेप्ट को हमें समझना है, हम इस दौर की बात कर रहे हैं। खेतीबाड़ी वर्ग जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का समर्थन करेगा, उसका कारण है, दोनों को इकट्ठे लेके चल रहा हूँ। फार्मर इसकी सपोर्ट करेगा, उसका रीज़न है, फार्मर के लिए मेन सोर्स ऑफ पावर, यानी कि एग्रीकल्चर में काम करने के लिए एग्रीकल्चरल पावर, फार्मर के लिए मेन सोर्स ऑफ वेल्थ, फार्मर के लिए मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये सब कुछ अगर हम देखें तो ये एनिमल पर बेस्ड है, और एनिमल में अगर हम देखें तो काऊ या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और बहुत तीव्र गति से यज्ञों की पद्धति बहुत कलिष्ट हो जाने की वजह से और बड़े स्तर पर गाय की बलि दी जाने की वजह से इनका नुकसान हो रहा है, ये कम हो रहा है। तो ये जो काऊ है और काऊ के सरीखे जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल हैं, ये ख़त्म होते चले जा रहे हैं, इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में यदि कोई ऐसे धर्म या ऐसी सोच आती है जो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करें, यानी कि जो अहिंसा की बात करें, ये उनको सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर अहिंसा की बात करने की कवायद की बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ने। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ने यहाँ पर वायलेंस को, हिंसा का खंडन किया है, और उन्होंने कहा है कि हिंसा किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए। तो यकायक ही इन्हें फार्मर का समर्थन मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। इस मामले में जैनिज़्म बहुत एक्सट्रीम में चला जाएगा, वो इस स्तर पर भी हिंसा रोकने की बात करेगा कि खेतीबाड़ी में बहुत सारे कीटों का नाश होता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, इनका नाश होता है, यह भी सही नहीं, तो हिंसा ना करिए। तो ऐसे में आगे आने वाले समय में जैनिज़्म के मेन फॉलोअर ट्रेडिंग कम्युनिटी हो जाएगी। फार्मर उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसान खेतीबाड़ी करता है, झाड़ और बाकी चीज़ों की सफाई करनी है, सांप हैं, नेवले हैं, केचुए हैं और बहुत से कीट हैं, वो मरेंगे ही। जैनिज़्म इसका समर्थन नहीं करता। वो तो मुंह पर भी आपको कपड़ा ढके मिलेंगे कि सांस लेने की क्रिया के तहत भी मुंह में जो हवा में डस्ट माइट्स हैं या कई जीव जंतु हैं वो मुंह में ना जाएं, वो ना मृत्यु को प्राप्त कर जाएं। तो ऐसे में जैनिज़्म स्ट्रांगली ट्रेडिंग एंड कमर्शियल सिस्टम को सपोर्ट करेगा, और ट्रेडिंग एंड कमर्शियल क्लास ही मेनली जैनियों का सपोर्ट बनेगी। लेकिन बुद्धिज़्म इतनी स्टॉन्च नॉन वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता है, वो ठीक ठाक लेवल पर रहेगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करते हैं, वो मिडल पाथ की बात करते हैं, तो वो कभी भी किसी भी लेवल पे एक्सट्रीम जाने की बात नहीं करेंगे। ऐसे में हिंसा की बात, हिंसा को नकारा है, लेकिन इस स्तर पर नहीं कि आप खेती बाड़ी ना कर सके। तो बड़े स्तर पर किसान जो हैं वो बुद्धिज़्म की ओर गए, लेकिन आरंभ में इन दोनों का कहना कि हिंसा ना करिए ने लाभ फार्मर को दिया, फार्मर के झुकाव का कारण ये था। दूसरी तरफ में अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि वायलेंस मत करिए, इससे क्या होगा, वॉर्स ख़त्म होंगी। एक जनपद, एक महाजनपद से दूसरे महाजनपद के बीच में वॉर जो है वो ख़त्म होंगी, यानी कि हर रोज़ बैटल्स नहीं होंगी।
इससे युद्ध का माहौल नहीं होगा और अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अचीव होगी। देयर विल बी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही निर्माण के कार्य करने में मदद करती है। जब आप राजनीतिक रूप पर स्थिर होते हैं तो आप प्रशासन में सुधार करते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप होती है जब आप पॉलिटिकली स्टेबल होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट तब होती है। एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट क्यों करना है? जैसे आपको सड़कों का निर्माण करना है, एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट होगा तभी सड़कों का निर्माण होगा। सड़कों के क्षेत्र में पैसा लगाया जाएगा, किसी अधिकारी की नियुक्ति आप करेंगे, उसको दायित्व देंगे तो वो यह काम करेगा। सड़कों का निर्माण करना जरूरी है, सराएं बनाना जरूरी है व्यापारियों के रुकने के लिए। एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से व्यापार के रूप में सड़क और जलमार्ग से जोड़ना जरूरी है। एक राज्य से दूसरे राज्य में संबंध सौहार्दपूर्ण होने चाहिए, मैत्री संबंध होने चाहिए। और यदि मैत्री संबंध नहीं है तो युद्ध के संबंध ना हो, वो दुश्मन राज्य ना हो, ताकि व्यापारी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाके व्यापार कर सके। इस चीज़ का स्टैंडर्डाइजेशन कराना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सुरक्षा प्रदान की जाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए ताकि व्यापारी रास्तों पर सुरक्षित हों। उनके सराएँ, उनकी सड़कें, कनेक्टिविटी लिंक, उनकी सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर और फ्लरिशिंग स्टेट। लोगों के पास अगर परचेजिंग पावर होगी तो ही लोग डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, अगर वो नहीं करें अदरवाइज़ वो नहीं करेंगे। ऐसे में जो राज्य युद्धों में रहेगा वो शायद इन चीज़ों का समर्थन ना कर पाए। किसानों को यदि फ्लरिशिंग स्टेट में रखना है तो सिंचाई पर कार्य करना पड़ेगा, फार्मर को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी एग्रीकल्चर सरप्लस में रहेगा, तभी आर्टिजनल एक्टिविटी होंगी, तभी ट्रेड एंड कमर्स होगा, तभी कंट्री साइड लोगों के पास पैसा होगा तो वो डिमांड क्रिएट करेंगे और व्यापार समर्थित होगा, तभी ओवर द लैंड और ओवर द वाटर दूसरे देशों के साथ भी व्यापार हो पाएगा। इस तरह की चीज़ों के लिए भी रूट में होता है द नो वायलेंस पॉलिसी। इसलिए बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का इनका समर्थन था। तो वैश्य और शूद्र दोनों ही बुद्धिज़्म जैनिज़्म को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो बैंकर क्लास है, चाहे ट्रेडिंग एंड मर्चेंट क्लास है, चाहे आर्टिजनल क्लास है, चाहे वो फार्मर है, इन सभी का समर्थन मिला इन लोगों को। इसके पीछे कुछ कारण और भी रहे। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म ने खुद को पॉपुलर करने के लिए कुछ चीज़ों को अपनाया, क्योंकि ये पॉपुलर मूवमेंट की तरह आगे बढ़े। वो चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण भाषा का उपयोग करना है। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म ने पाली और प्राकृत भाषाओं का उपयोग किया। प्राकृत अर्थात जो प्राकृतिक भाषा है, उस क्षेत्र की जो भाषा है। अपभ्रंश भाषाओं का इस्तेमाल किया, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं। पाली भाषाओं का इस्तेमाल किया। अब तक संस्कृत भाषा प्रयोग में लाई जाती थी। संस्कृत एक क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में आगे आने वाले समय में विकसित हो जाएगी। तमिल भी एक क्लासिकल लैंग्वेज कहलाएगी। पाली और प्राकृत बुद्ध और जैनों ने यकीनन इस्तेमाल किया। उस समय में वो आम जनमानस से कनेक्ट होने की बेस्ट भाषाएं रहीं, पर आगे आने वाले समय में वो उस रूप में आम जनमानस के द्वारा धारण नहीं की गई। तो यह भी कुछ ही गलियारों तक सीमित रह जाएंगी। उर्दू और फारसी भी प्रशासनिक गलियारों तक या फिर राइटर और लिटरेचर तक ही सीमित रह जाएगी। आने वाले समय में जो आप आम जनमानस के स्तर पर बोले जाने वाली भाषा और बोलियों को देखेंगे, वो भक्ति सूफी मूवमेंट के समय में खड़ी हुई लोकल डायलेक्ट होंगे, जिन्हें हम वर्नैकुलर लैंग्वेज कहेंगे। उनका स्थान अरबी फारसी कभी नहीं ले पाएंगे, क्लासिकल संस्कृत और तमिल नहीं ले पाएंगी, और पाली और प्राकृत भी नहीं ले पाई। लेकिन एक समय तक इन भाषाओं ने काफ़ी बड़ा रोल सर्व किया। तो उस समय में जहाँ पर क्लासिकल संस्कृत भाषा ब्राह्मणों की मोनोपोली है, मंत्र सभी उसी भाषा में लिखे हुए हैं। भाषा आएगी तो मंत्रों का उच्चारण करेंगे। भाषा का ज्ञान ब्राह्मणों में सीमित है, वो आम जनमानस तक पहुंचता नहीं, उनको दिया नहीं जाता है। ऐसे में नई भाषाओं को ईजाद करना अनिवार्य था, जिनके तहत इन लोगों तक भी ज्ञान पहुंचाया जा सके, यानी कि लोग एलिजिबल हों। क्लासिकल संस्कृत देवों की भाषा है, यदि आप उसे बोल रहे हैं तो आप उसे अपवित्र कर रहे हैं, आप कोप के भागी होंगे, आपको सज़ा वहाँ पर दी जाएगी। लेकिन अब नया ज्ञान है, नए संस्थान आए हैं, नए पंथ आए हैं, यानी कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, उनको आपको ज्ञान देना है तो नई लैंग्वेजेस जो कि आम जनमानस के बीच प्रिय हों, वो बोल रहे हों, वो उससे बेहतर कनेक्ट करते हों, और जिससे कि कोई टैबू ना जुड़ा हो, जिस पर कोई रोक ना लगी हो, और वो हिंदुइज़्म के यानी कि ब्राह्मणिज़्म के यानी कि वैदिक कल्चर के फोल्ड के बाहर की लैंग्वेज हो। इसलिए पाली और प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया, जो आम जनमानस से जुड़ी हुई भाषा थी, इससे लोग तेज़ी से जुड़ पाए, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के प्रवचनों को वो समझ पाए, उनका उच्चारण अपने स्तर पर कर पाए, उनकी प्रैक्टिसेस को डिबेट डिस्कशंस में ला पाए, उनको मान पाए। उसके लिए इन भाषाओं का प्रयोग महत्वपूर्ण था। गौ हत्या और बाकी चीज़ों को निषेध करार देना भी इन लोगों को के बीच में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को प्रिय बनाता था। हिंसा का समर्थन ना करना भी इन्हें लोगों के बीच में प्रिय बनाता था। इनके द्वारा व्यापार वाणिज्य को समर्थन देना, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो इनको, वैश्यों को और शूद्रों को
और क्षत्रियों को वो पोजीशन चाहिए सोसाइटी में जो इन्हें लगता है कि इनकी इकोनॉमी